गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लेटर टू सक्सेस। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन, जो आपके आने वाले सारे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों हर एक एग्जाम में, कंपटीशन में, एग्जाम में ना करंट अफेयर्स जरूर पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2 अगस्त का करंट अफेयर, और गाइस जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आप लोग डेली इस वीडियो को देखते हैं, डेली अगर आप लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो का पीडीएफ बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी तैयारी कर सकें, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बात करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। तो वो है कि हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखक की किताब बर्न्ड शुगर को 2020 के बुकर प्राइज की सूची में शामिल किया गया है? तो इनका नाम है अवनी जोशी। ये भारतीय मूल की लेखिका हैं, जो कि इस समय दुबई यानी कि यूएई में रहती हैं, और इनकी किताब है बर्न्ड शुगर, जिसको 2020 के बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। और इनके साथ साथ और भी 13 लेखक हैं जिनकी किताबों को बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है, जिसका जो अनाउंसमेंट है वो नवंबर में किया जाएगा कि किसको आखिरकार ये बुकर प्राइज दिया जा रहा है। और देखो एक और होता है बुकर प्राइज के साथ साथ, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने सुना होगा मैन बुकर प्राइज। तो दोनों अलग अलग होते हैं या एक ही होते हैं? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखो दोनों अलग अलग होते हैं। बुकर प्राइज अलग होता है, मैन बुकर प्राइज अलग होता है। और 2019 का जो मैन बुकर प्राइज है ना, वो ओमान की जोखा अलार्थी को दिया गया था, जो कि अरब भाषा की पहली लेखिका थी जिनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करें, देखो एस जयशंकर जी, मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ही बताया था, द इंडिया वे, ठीक है, स्ट्रेटजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड, ये इन्होंने लिखी है। ये भारत के इस समय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं। और बलदेव सिंह, इन्होंने एक किताब लिखी थी सूरज कदे न मरता, ठीक है ना, ये भी आप लोग याद रखना। और सुनील यादव एसएस, ये भी मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ही बताया था। चलो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए ये छोड़ के जाता हूँ, ये कौन है और इनको क्या अवार्ड दिया गया था। इन्हें हाल ही में एक अवार्ड दिया गया था, तो ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को $3 मिलियन का अनुदान किसने दिया है? देखो अनुदान समझ लो, अनुदान कोई लोन नहीं होता है जिसे भारत को चुकाना है। ये एक तरीके से मदद है, ग्रांट है, जो कि चुकानी नहीं है, लेकिन भारत की जो स्थिति है उससे उबरने के लिए सहायता एक प्रदान की गई है, जो कि किसने की है? ये एडीबी ने की है। एडीबी मतलब एडीबी होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। प्रेसिडेंट कौन है? मासात्सुको आसाकावा, ठीक है। फाउंडेशन कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 में, ठीक है ना। तो एडीबी ने भारत को $3 मिलियन की मदद दी है, और अगर मैं इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट की जाए तो लगभग 22 करोड़ रुपए की मदद दी गई है भारत को, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ कि आप लोगों ने अभी, मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि IMF यानी इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है, इसने साउथ अफ्रीका को 4.3 बिलियन US डॉलर इतना लोन दिया है कोविड-19 का, जो कि अब तक का सबसे बड़ा लोन है जो IMF द्वारा दिया गया है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। पुरानी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, जिससे कि आप लोगों को चीज़ें याद रहें। नहीं तो आप लोग एक के ऊपर एक पढ़ते जाओगे तो आप लोगों को कभी कोई चीज़ें याद नहीं रहेंगी। रिवाइज करते रहेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। अगला है, किस ऑनलाइन लेन देन ऐप ने UPI भुगतान लिंक mpay.me लॉन्च किया है? तो ये मोबीक्विक ने लॉन्च किया। अब ये क्या है? देखो ये एक तरीका UPI लिंक सर्विस है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये यूज़र्स को ना पैसा भेजने के लिए और पैसा रिसीव करने में बहुत ज़्यादा आसानी करने वाला है, बहुत ज़्यादा आसानी कर देगा। एक लिंक क्रिएट करेगा इससे, और इससे आप जैसे ही पैसा भेज सकते हो और ले सकते हो। ये एक तरीके से सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए किया गया है, और एक तरीके से मतलब सिक्योरिटी इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो भी अगर यूज़र कोई पैसा भेज रहा है या पैसा रिसीव कर रहा है उस चीज़ में। तो इस चीज़ के लिए ये लॉन्च किया गया है मोबीक्विक द्वारा, ठीक है। तो मोबीक्विक क्या है? मोबीक्विक एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐप है, जैसे कि फ़ोन पे है, पेटीएम है, भीम UPI है, आप लोगों ने देखा ही होगा। ये चीज़ आप लोग यूज़ भी करते होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और अगर बात करें ये किस किस पर चलेगा, तो ये सब सारे मतलब ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म्स पर चलेगा। अगर मैं बात करूँ फ़ोन पे पर भी चलेगा, फ़ोन पे का भी पेमेंट इससे कर सकते हैं आप, फ़ोन पे का पैसा वगैरह पे कर सकते हैं, गूगल पे पर भी कर सकते हैं आप। ये जो लिंक है, एक तरीके से लिंक क्रिएट होगा और इससे आप लोग ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, ठीक है।
फ़ोन पे है, गूगल पे है, मोबीक्विक है, मोबीक्विक पे तो चलेगा ही चलेगा उसने अगर लॉन्च किया है तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। ये है देखो मोबीक्विक लॉन्चेस एम पे, एक तरीके से ये देख रहे हैं आप लोग, इस तरीके से ये आप लोगों के फ़ोन में भी ये क्रिएट करेगा, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों जैसे मोबीक्विक की, तो मोबीक्विक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ पर है? हरियाणा में है, ठीक है। और इसके जो सीईओ हैं इस समय वो हैं बिपिन प्रीत सिंह, बिपिन प्रीत सिंह, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कोविड-19 से निपटने के लिए किस विभाग ने आश्रय नाम से योजना लॉन्च की है या आश्रय विकसित किया है? तो देखो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, देखो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हमारे DIAT ने। DIAT क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने आश्रय नाम से एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम विकसित किया है, जो कि कोविड-19 से लड़ने के लिए एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक चैम्बर, एक तरीके से आइसोलेशन वार्ड है, जो कि बहुत ही मतलब सस्ता है, एक तरीके से कह सकते हैं आप लो कॉस्ट सिस्टम है, एक तरीके से आइसोलेशन सिस्टम है, जो कि मतलब इन्होंने DIAT ने बनाया है, जिससे कि मतलब बहुत कम हो जाएगा खर्चा जो कि कोविड-19 का हो रहा है आइसोलेशन करने में। मतलब इस समय आप लोग देखोगे तो लोगों को लगभग 30 से 40 हज़ार के आसपास अगर प्राइवेट आप इलाज कराते हो तो इतना पड़ रहा है हर दिन का कॉस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है एक मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली की अगर हम बात करें। तो इनके लिए एक DIAT ने आश्रय नाम से आइसोलेशन वार्ड विकसित किया है, जो कि मतलब खर्चा बहुत ज़्यादा कम कर देगा। इसमें बहुत सारी आधुनिक सुविधाएं हैं, ऐसी बात नहीं है कि इसमें कम सुविधाएं, इसमें आधुनिक सुविधाएं हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सही है। अगर इसके द्वारा खर्चे की बात करूं तो अगर देखो 10 बेड का अगर एक आइसोलेशन चैम्बर बनाया जाएगा ना, तो उसका खर्चा सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपये आएगा। और अगर हम बात करें कि अगर होम क्वारंटाइन बनाया जाए, एक मतलब किसी को अगर घर पे रहना है, तो सिर्फ 15,000 रुपये पर बेड, पर सिंगल बेड का खर्चा आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखो इस तरीके से कुछ ये छोटे छोटे चैम्बर्स बन जाएंगे, यहाँ पर डॉक्टर बैठ सकते हैं, यहाँ पर मरीज़ है, तो काफ़ी मतलब सस्ते में ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग याद रखनी है। ये किसने बनाई है? DIAT, यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। और देखो इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो ये पुणे में है। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसका वाइस चांसलर कौन है? वाइस चांसलर कौन है इसके? CP नायर, सॉरी राम नारायण है, CP राम नारायण है इसके चेयरपर्सन। तो ये चीज़ भी वाइस चांसलर, तो ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसे ICRA के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये N शिवारमन जी को नियुक्त किया गया है। ICRA के हेड बनाए गए हैं ये, ठीक है ना, MD और CEO। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अब ये ICRA क्या है? ICRA होता है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी है जो कि रेटिंग देती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वर्ल्ड बैंक रेटिंग देती है, RBI रेटिंग देती है, GDP के लिए रेटिंग दी जाती है, -4 है, कभी 6 है, +6 है, तो इस तरीके से रेटिंग दी जाती है। तो ये है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जिसके अभी CEO और MD बनाए गए हैं N शिवारमन। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी वरुण श्रीधर आप लोगों को पता ही होगा, पेटीएम मनी के CEO बनाए गए थे अभी हाल ही में। हार्दिक सतीश चंद्र, ये आप लोगों को पता ही होगा, मैंने आप लोगों को कल ही पढ़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी बनाए गए हैं ये। और श्री KD त्रिपाठी, ये प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के सचिव बनाए गए थे, मतलब ये भी सेक्रेटरी बनाए गए हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? देखो स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है, तो ये किस मंत्रालय को मिला है? तो ये मिला है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। तो इनको ये स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब ये क्यों दिया गया है? देखो तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, कौन सा? एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल थ्रू IT इनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम। ये एक प्रोग्राम था जो कि इन्होंने लॉन्च किया, और इसी चीज़ के लिए इन्हें ये स्कॉच अवार्ड दिया गया है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर बात ये थी कि जो ट्राइबल हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, ट्राइबल जगह हैं, वहाँ पर ट्राइबल लोग हैं, उनके लिए इन्होंने एक स्कॉलरशिप लॉन्च की, जो कि इनको IT के थ्रू इनको एजुकेट करेगी, इनको एम्पावर करेगी, आगे बढ़ाएगी। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने एक लॉन्च किया था प्रोजेक्ट, जिसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। देखो ये 66वां एडिशन है इसका, नहीं दिख रहा? मैं दिखाता हूँ एक सेकंड। ये 66 एडिशन है इसका,
ठीक है, जो कि मतलब अभी दिया जा रहा है, मतलब 66 टाइम्स अवार्ड दिया जा रहा है 2020 में। ओके, और ये से कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो देखो ये ना एक तरीके से मैं कह दूँ ये डिजिटली मतलब ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स को ये अवार्ड दिया गया। ये पूरी तरीके से डिजिटली ऑर्गेनाइज किया गया था क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है देश में। बात करेंगे दोस्तों यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्रैवल अफेयर्स कौन है हमारे, वो है अर्जुन मुंडा जी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, अर्जुन मुंडा जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये देखो ये सिडबी और सिविल इन दोनों ने मिलकर ये पोर्टल लॉन्च किया है। ट्रांस यूनियन सिविल जो है दोनों ने मिलकर ये पोर्टल लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया गया है? तो देखो ये लॉन्च किया गया है एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए, फिर से शुरू करने के लिए, और एक तरीके से मैं कहूँ फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए। एमएसएमईज क्या होते हैं? देखो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं जो देश के हर एक शहर में होते हैं, जो कि रोज़गार देते हैं लोगों को, जो कि छोटे लेवल पर काम करते हैं उन सबको रोज़गार दिया जाता है। इसके तहत मतलब एक तरीके से इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें मतलब जो कि मतलब जैसे एक तरीके से कह सकते हो किसी स्टेट की अगर कोई खासियत है तो वहाँ पर उस चीज़ की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं, जिससे कि जो छोटा उद्योग है, लघु उद्योग है, उनको बढ़ावा मिल सके, उन लोगों को काम मिल सके और उनकी भी इनकम हो सके और इकोनॉमी में भी बढ़ावा मिल सके। तो उस चीज़ के लिए एमएसएमई स्थापित की जाती हैं। और एमएसएमई से इस समय आप लोगों को पता कोरोना वायरस के चलते जो पैंडेमिक सिचुएशन है उसमें बंद कर दी गई थी सब, मतलब सभी चीज़ें बंद थी तो एमएसएमई भी बंद थी। अब उनको फिर से शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो सिडबी और जो ट्रांस यूनियन सिविल है इन्होंने मिलकर एक पोर्टल लॉन्च किया है एमएसएमई सक्षम के लिए, जो कि इनको अवेयर कराएगी, मतलब एक तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी, फाइनेंशियली एजुकेशन देगी और जो इनकी क्रेडिट लाइफ साइकिल है उनको मेंटेन करने में मदद करेगी कि किस तरीके से ये लोग फिर से अपना मतलब जो है चीज़ें शुरू कर सकते हैं और बाकी साथ साथ उसको किस तरीके से चला सकते हैं, किस तरीके से मजदूरों को रख सकते हैं, मतलब पूरी तरीके से मदद करने वाली है। तो ये चीज़ किसने लॉन्च की है? सिडबी और ट्रांस यूनियन सिविल द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, ये पोर्टल। अब देखो बात की गई है सिविल की, तो देखो सिविल की बात कर लेते हैं हम लोग। सिविल के जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ठीक है, और इसकी जो फाउंडेशन है वो 2000 की है, 20 साल के पुराना है। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों जो सिडबी की। सिडबी की जो फाउंडेशन है वो है 1990 की और हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और इसके चेयरपर्सन कौन है? इसके चेयरपर्सन है मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है किस देश ने 6 यानी कि 6वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये रूस ने की है। ठीक है, रूस, रशिया एक ही बात है। इन्होंने ब्रिक्स कंट्रीज जो है, ब्रिक्स कंट्रीज की जो पर्यावरण मंत्रियों की बैठक होती है वो इसकी अध्यक्षता की है। ये पूरी तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई थी। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई थी और इसको जो हेड किया है वो किसने किया है? वो रूस ने किया है। रूस के जो पर्यावरण मंत्री है उन्होंने इसको हेड किया है। ठीक है, ये है देखो ब्रिक्स कंट्रीज के हेड हैं ये चीन के हेड हैं। ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसका सब बाद में बना है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ब्रिक्स कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ये चाइना के हेड हैं, ये ब्राज़ील के हेड हैं, सॉरी ये रशिया के हेड हैं, ये ब्राज़ील के हेड हैं, ये इंडिया के हेड हैं और ये साउथ अफ्रीका के हेड हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए ब्रिक्स कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। और जो अभी इस समय ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, मतलब अभी 2019 की जो मीटिंग हुई थी वो नवंबर में मीटिंग हुई थी और जो 2020 की होने वाली है वो भी होगी, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही की जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि 2020 की पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक की गई वो किसने कराई है? रूस ने हेड की है। और 2021 की कहाँ होने वाली है? ये अपने देश भारत में होने वाली है। अगर चीज़ें सही रही तो मीटिंग भारत में कहीं की जाएगी और अगर नहीं रही तो ऑनलाइन इसी तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी, जिसे हेड कौन करेगा? भारत हेड करेगा। भारत की तरफ से इस मीटिंग में किसने हिस्सा लिया है? देखो ये जो हमारे भारत के यूनियन मिनिस्टर है ना, यूनियन जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं वो कौन है? श्री प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। और देखो सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ, भारत में इस समय जो NCAP है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो चल रहा है, जो कि मतलब एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उसकी बहुत ज़्यादा सराहना की गई है इसमें, मतलब जो अभी मीटिंग हुई है उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा।
बात करेंगे दोस्तों जैसे रशिया के बारे में, किसने ऐड किया है? रशिया ने ऐड किया है। तो रशिया के बारे में बात कर लेते हैं। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। करेंसी क्या है? रशियन रूबेल है, ठीक है। और कुछ चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ से जो प्रेसिडेंट है वो व्लादिमीर पुतिन है। और अभी मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, 2-3 दिन पहले, कि रशिया ने अभी एक जर्कॉन सुपरसोनिक मिसाइल का सक्सेसफुल परीक्षण किया है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए रशिया के बारे में। और भारत और रशिया की आर्मी के बीच एक्सरसाइज कराई जाती है, किस उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंद्र एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो रिलायंस पावर ने किस देश के साथ एक पावर प्लांट लगाने के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये बांग्लादेश के साथ किया है। रिलायंस पावर और एक जापानीज एनर्जी मेजर कंपनी है, उन दोनों ने मिलकर मतलब बांग्लादेश में एक सेकंड गैस फायर्ड थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट लगाने का समझौता किया है। इसकी कीमत कितनी है? देखो इसकी कीमत है लगभग 642 मिलियन डॉलर की। अगर भारतीय करेंसी में से ट्रांसफर करूं मैं तो 4,798 करोड़ रुपए का ये एक प्रोजेक्ट है जो बांग्लादेश के मेघना घाट में लगाया जाएगा। ये एक तरीके से नेचुरल गैस कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट होगा जो कि 745 मेगावाट का होने वाला है, 745 मेगावाट का होने वाला है, ठीक है। ये जो वहाँ की जो मतलब पूरी तरीके से एक जो पावर की जो कमी है ना, उस चीज़ को पूरा करने के लिए लगाया गया है, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब बात करें दोस्तों जैसे रिलायंस पावर है, तो रिलायंस पावर के चेयरमैन कौन है? वो है अनिल अंबानी है, ठीक है। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो पीएम है वो कौन है? शेख हसीना है। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका, ठीक है। और अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था 1-2 दिन पहले ही कि बांग्लादेश को भारत ने 10 रेलवे के इंजन दिए हैं, जो वहाँ की पूरी तरीके से रेलवे का जो प्लेटफॉर्म, रेलवे का जो एक तरीके से पूरा जो एनवायरनमेंट है ना, रेलवे की जो स्थिति है उसको सुधारने में मदद करेगा और भारत के साथ उसके जो व्यापार है उसमें भी मदद करेगा। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा बांग्लादेश के बारे में। और बांग्लादेश के एक मैं आप लोगों को बताऊँ तो बांग्लादेश के एक खिलाड़ी हैं काजी यानी कि इस्लाम, तो उनके ऊपर 2 साल के लिए बैन लगाया गया। ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, ठीक है। डोपिंग टेस्ट में फेल होने के बाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का अनावरण किया है? तो ये मॉरिशस का किया है। मॉरिशस में अभी एक नया सुप्रीम कोर्ट भवन बनाया गया है जिसका अनावरण यानी कि उद्घाटन नरेंद्र मोदी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री उनके द्वारा किया गया है। ये पूरी तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था। नरेंद्र मोदी जी ने इधर से बटन दबाया और उधर पूरा का पूरा पर्दे खुल गए जिससे कि इसका अनावरण हो गया। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में जो आप लोग एज अ बीइंग इंडियन सिटीजन पता होनी चाहिए देश और दुनिया में क्या हो रहा है। तो पहले न्यूज़ है कि कोरोना वायरस के जो इंडिया में केसेज हैं रिकॉर्ड 57,000 केसेज मिले हैं लास्ट 24 आवर्स में और 2 करोड़ के बेंचमार्क के पास पहुंच गए हम लोग टेस्टिंग करने में। मतलब केसेज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, पहले 50,000 अब 50,000 से भी ऊपर, 52,000 के बाद अब 57,000 का रिकॉर्ड किया गया। तो उम्मीद है आप सभी लोग सेफ रहें, घर में रहें। अगला है कि इंडिया की जो फर्स्ट वैक्सीन का जो ट्रायल है ना वो चल रहा है, 8 साइट्स पर चल रहा है और जो वॉलंटियर्स हैं वो बिल्कुल ही ठीक है। ये डॉक्टर्स द्वारा कहा जा रहा है कि जिन जिन पर ये ट्रायल किया जा रहा है वो बिल्कुल ही ठीक दिखाई दे रहे हैं और उसमें किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं है। अगला है कि देश भर में आज मतलब ईद का त्यौहार मनाया गया कल, जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति कोविंद ने सभी लोगों को बधाई दी, ठीक है। अगला है कि असम एक 40 लोगों की कमेटी बनाएगा जो भारत ने मतलब सेंटर ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है उसको समझने के लिए, पूरी तरीके से एनालिसिस करने के लिए वो कितनी हद तक सही है, कितनी हद तक गलत है, क्या क्या चीज़ें सही हैं, क्या क्या चीज़ें किस तरीके से हैं, ताकि उन्हें पूरी तरीके से एजुकेशन पॉलिसी समझ में आए जिसके ऊपर आगे काम किया जा सके, ठीक है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ चीज़ अगर नहीं समझ में आई तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आ गई तो देखो नीचे लाइक का बटन होगा, लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी तैयारी कर सकें और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को ताकि आप लोगों को आगे की वीडियोस देखने में बिल्कुल भी समस्या ना आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।